हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आइए उससे भी सही होंगे। बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 5 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। यानी कि आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पर, जिसमें क्या होता है कि जैसे ट्रायंगल्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइन्स हो गया, इनके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो है, पहले हम इससे 11 क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। जो रिलेशन आर है वो सेट ए के अंदर डिफाइन है। वो सेट ए क्या है? सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय रिलेशन। क्या कहते हैं वो? सेट किस क्या है हमारा? प्लेन के अंदर सभी पॉइंट्स। यानी कि मान लो मैंने एक प्लेन ले लिया, प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस ले ली मैंने, इसको बोलते हैं हम प्लेन, जिसमें क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है? वो कहता है कि आपने दो पॉइंट पिकअप करने हैं, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। और रिलेशन क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है? जो पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए किसके डिस्टेंस से? जो डिस्टेंस पॉइंट Q और O के बीच में हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि P का और O का, ओ मैंने मान लिया यहाँ पर ओरिजिन, पी का और ओ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सेम यानी कि इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर रिलेशन को, हेयर पी एंड क्यू कहाँ से बिलोंग करेंगे? प्लेन से। एंड ओ इज ओरिजिन, ओ इज ओरिजिन। सो मैं लिख सकता हूं पी क्यू रिलेशन में आएंगे अगर क्या हो जाए, अगर P का डिस्टेंस O से और Q का डिस्टेंस O से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्लियर है बच्चों ये बात? तो फर्स्ट हम करते हैं यहां पर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है? जैसे यहाँ पर पी क्यू है, हमने पिकअप करना है सेम पॉइंट, लाइक पी लेट कर लेते हैं पहले। लेट पी कोई भी एक पॉइंट है, कहाँ से? प्लेन से। या मान लीजिए यहाँ पर सेट ए गिवन है, ये कहाँ से गिवन है? सेट ए से लेट कर लिया मैंने। एंड बच्चों हम ये क्लियर सी बात जानते हैं, अगर मैं क्या करूं, P का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लूं, कहने का मतलब है मैंने PO निकाल लिया। मान लो P कोई पॉइंट है प्लेन में, ये मैंने PO डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। मैं क्या, अगर मैं दोबारा से वही डिस्टेंस निकालूंगा सेम प्लेन में, क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं। मेरे कहने का क्या मतलब है? PO इज इक्वल टू PO, कोई बदलने वाला नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है P, P रिलेशन में आएंगे। क्या लिखा मैंने? यहाँ लिख दूंगा मैं, वी नाउ डेट कि हम जानते हैं PO इज इक्वल टू PO, यानी किसी भी पॉइंट का आप अगर ओरिजिन से बार बार डिस्टेंस मेजर करोगे तो बदलने वाला नहीं है, वो सेम रहने वाला है। जिस कारण से कोई भी पॉइंट P क्या है? कोई भी पॉइंट है। ये देखो क्या, ये क्या है? कोई भी पॉइंट है। तो P कहाँ पर आएंगे? रिलेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे। मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड अपनी है सिमेट्रिक्स। सेकंड अपनी है सिमेट्रिक्स रिलेशन। तो बच्चों आपको पता है, पहले दो पॉइंट लेट करने पड़ेंगे। लेट P एंड Q बिलोंग टू सेट A, जहां पर सेट A क्या है? प्लेन का कोई भी पॉइंट। एंड और क्या लेट करते हैं हम? एंड लेट P Q रिलेशन में है। और हमने क्या प्रूफ करना है कि Q P भी रिलेशन में है। पहले जो गिवन है कि P Q रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है PO इज इक्वल टू QO, यानी कि P का डिस्टेंस O से इक्वल होएगा Q का डिस्टेंस O से, यानी कि PO इज इक्वल टू QO। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? QO इज इक्वल टू PO। बिल्कुल, ये मैथ की सिंपल इक्वेशन को रिवर्स कर दिया मैंने, यानी कि अगर x इक्वल है y का तो y भी इक्वल होएगा x के। नॉर्मल सी बात है। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपल सा मतलब ये है अब कि QP भी रिलेशन में होंगे।
क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्यू ओ इज इक्वल टू पी ओ। लेट क्या किया था हमने, लेट किया था हमने पी क्यू, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि क्यू पी भी रिलेशन में है। कहने का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो चलते हैं अब अपने ट्रांजिटिव केस की तरफ। तो बच्चों याद है आपको कि ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, पहले हमने दो रिलेशंस लेट करनी पड़ती हैं, ए बी और बी सी, और हमने ए सी को चेक करना होता है। तो पहले क्या लेट करेंगे, पहले हम लेट करेंगे लेट पी क्यू और पॉइंट टी। कहाँ से उठा लिए मैंने, सेट ए से उठा लिए। एंड ऑल्सो लेट पी क्यू एंड क्यू टी रिलेशन में हैं या फिर रिलेशन से बिलोंग करते हैं। सच डेट क्या मतलब बना, अगर पी क्यू रिलेशन में है मतलब पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमने क्या लेट किया था, क्यू टी रिलेशन में है, मीन्स टी ओ सॉरी क्यू ओ इज इक्वल टू टी ओ, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइनली प्रूफ करना है कि पी टी भी रिलेशन में है। अगर पी टी रिलेशन में है तो हमने प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो हमने प्रूफ करना है पी ओ इक्वल हो जाए टी ओ को। अब किसका यूज करके, इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का यूज करके। तो बच्चों आप देख पा रहे हो जो क्यू ओ है इक्वेशन नंबर 1 में वो पी ओ के इक्वल भी है और सेकंड में वो टी ओ के इक्वल भी है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पी ओ और टी ओ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डैट मीन्स पी टी भी कहाँ पर आएगा, रिलेशन में आएगा। बिल्कुल थोड़ा लॉजिकल देख लो ग्राफ पे कि ग्राफ में क्या मतलब है इसका। ये हो गया अपना ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अपन 3 पॉइंट चेक किए थे, लेट किए थे पी क्यू एंड टी, कहाँ से, प्लेन से। तो मैं लेट कर लिया पी क्यू टी, पी क्यू टी। मैंने पी क्यू लेट किया था कि रिलेशन में है, यानी कि ये डिस्टेंस पी ओ एंड क्यू ओ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मैं मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल था। क्लियर है बच्चों। लेट मैंने सेकंड मैंने लेट किया था क्यू टी, यानी कि क्यू जो ये क्यू ओ है और जो ये टी ओ है ये रिलेशन में है, मतलब इनके भी क्या रहेंगे, डिस्टेंस इक्वल रहेंगे। अब ओ क्यू ओ कितना 6, मतलब इसका भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हो जो पी ओ का है और टी ओ का है वो भी क्या रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है और ओवरऑल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक्स भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। यानी कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशंस। इक्विवेलेंट रिलेशंस कौन सी होती है, जो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक्स भी होती है, ट्रांजिटिव भी होती है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि रिलेशन आर है हमें डिफाइन है वो सेट ए के अंदर। सेट ए क्या है, सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यानी कि अब हमने क्या पिक कर दिया, ट्रायंगल्स पिक कर दिया, लाइक ट्रायंगल T1, ट्रायंगल T2। तो ये रिलेशन में कब आएंगे, T2 इज सिमिलर टू T2, अगर T1 किसके सिमिलर हो जाए, T2 के। हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंट रिलेशंस। पहले इसको यहां तक सोल्व करते हैं। पहले बच्चों यहां पर एक वर्ड आया सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी डेफिनेशन देखो बताने से गया यहाँ पर मैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। ये समझ लो कि सेम देखने में सेम ट्रायंगल्स, लेकिन सिर्फ देखने में नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज भी मैच होनी चाहिए उनकी, जिनमें से एक प्रॉपर्टी क्या मैच होनी चाहिए, एस। अब एक अगली बात ये समझ लो बस, अब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोलते हैं। अब मान लो ये ट्रायंगल है, ये है आपका ट्रायंगल, एक रहा आपका ये ट्रायंगल। सिर्फ देखो तो कहीं प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप। मान लो ये साइड है A1, ये साइड है A2, ये है B1, ये है B2, ये है C1, ये है C2। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर क्या हो जाए, A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के, और ये भी इक्वल आ जाए C1/C2 के। यानी कि इसका रेशो इसके साथ,
इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। बच्चे में दोबारा रिपीट करें, इसके कई रूल और भी होते हैं चेक करने के, जैसे एस ए एस भी होता है, एक ए होता है, एक ट्रिपल ए भी होता है, लेकिन जिस तरह से हमारा क्वेश्चन है हमारा इस रूल से ही काम चल जाएगा। क्या मतलब है इस रूल का, अगर हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई, ये कंडीशन मिल गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे, रिफ्लेक्सिव। यहां पर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो 10th क्लास का टॉपिक है। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव, तो सिंपल सी बात है, पहले लेट करेंगे, पहले मैं लेट करूंगा कि सेट ए से कोई ट्रायंगल उठा लिया मैंने, लेट ट्रायंगल टी बिलोंग टू सेट ए। नाउ अब हमने क्या चेक करना है कि टी कोमा टी रिलेशन में है या नहीं है, मतलब टी कोमा टी से क्या मतलब बनिया, ये रफ काम में है, टी कोमा टी से क्या मतलब बनिया, टी सिमिलर है टी से, यानी कि यही ट्रायंगल अपने ही सिमिलर है। तो क्या बच्चों कोई ट्रायंगल अपने सिमिलर हो सकता है, ये चेक कैसे करेंगे, आप एग्जांपल से करते हैं चेक। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। अब मान लो मैंने ट्रायंगल उठा लिया है, साइड में मैंने लिख दिया 3 4 5 3 4, हालांकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, अपने ट्रायंगल मिल गया 3 4 5। अब मैंने दोबारा यही ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, सेम बिल्कुल यही ट्रायंगल विद साइड 3 4 5, सेम यही ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने दोबारा से। तो बच्चों अब मुझे चेक करना है कि ये इसके सिमिलर है या नहीं है, तो रेशो चेक करेंगे बच्चे, रेशो इक्वल है कि नहीं है। 3 का रेशो 3 के साथ 3/3 आ गया, 4 का रेशो 4 के साथ 4 रेशो 4 आ गया, और 5 का रेशो 5 के साथ 5 रेशो 5 आ गया। ये कितना आएगा 1, ये भी कितना आएगा 1, ये भी कितना आएगा 1। कहने का मतलब क्या है कि तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो बाय रूल एस 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 से ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। हम लिख सकते हैं सिंपल सी ये बात, अपनी सिंपल सी बात लिखेंगे अपना, एवरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ। बात अपन सिर्फ ये बात लिखनी है, अपन ने ये सिर्फ समझाने के लिए किया था, आपको लिखना नहीं है आपको ये। डैट मीन्स टी कोमा टी बिलोंग करेंगे रिलेशन से। अब बच्चों सेकंड पे चलते हैं, सिमेट्रिक्स, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक्स है या नहीं है। बच्चों देखो साफ सी बात है, अगर T1 T2 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि T1 और T2 सिमिलर हैं, तो T2 और T1 भी तो सिमिलर होंगे। इसको भी मैं एग्जांपल समझाता हूँ एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट कर लेते हैं, मैंने ट्रायंगल उठा लिया मैंने एक ट्रायंगल उठा लिया 3 4 5 3 4 5। एक एग्जांपल मैंने उठा लिया 6 8 10। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये सिमिलर हैं क्या फर्स्ट वाला ट्रायंगल दूसरे वाले के सिमिलर है। आप कैसे चेक करोगे, आप चेक करोगे 3/6 कितना आ रहा है 1/2, 4/8 कितना अगेन 1/2, एंड 5/10 कितना अगेन 1/2। देखो मैं इस ऑर्डर में चेक कर रहा है, यानी कि 3/6 4/8 5/10। अब उल्टे ऑर्डर में चेक करते हैं, यानी कि T1 तो सिमिलर प्रूफ होगा T2 के। अब मुझे प्रूफ करना T1 किसके, T2, तो मैं इसको इस ऑर्डर में उठाऊंगा। तो क्या पहले उठाया मैंने 6/3, फिर मैंने उठाया 8/4, फिर मैंने उठाया 10/5। ये कितना आ रहा 2, ये भी 2, ये भी 2। देखो बच्चों ये भी सिमिलर है। मेरे कहने का मतलब है, सिंपल सा ही मतलब है मेरे कहने का, लेट दो ट्रायंगल हैं T1 T2, कहाँ से, सेट ए से, सच डेट वो सिमिलर हैं, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो सिंपल सी बात है बच्चों, T2 भी सिमिलर होएगा किसके, T1 के। डेट मीन्स T1 कोमा T1 भी रिलेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे। फाइनली क्या मतलब है मेरे कहने का कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक्स है बच्चों। और क्लियर। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये भी क्लियर सी बात है, अगर ये बात को समझो, अगर एक ट्रायंगल
T1 सिमिलर है T2 के, और ट्रायंगल T2 सिमिलर है ट्रायंगल T3 के। तो सिंपल सी बात तो है बच्चों, ट्रायंगल 1 3 के भी तो सिमिलर होएगा। इसमें समझाने वाली क्या बात है इसमें, जैसे पीछे कराया था मैंने, T1 T2 के है तो T1 T1 के भी होएगा। आप एक एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल उठा लिया मैंने 3 4 5, मैंने सेकंड एग्जाम्पल उठा लिया ट्रायंगल का 6 8 10, और थर्ड उठा लिया मैंने 9 12 और 15। पहले चेक करो कि है भी है कि नहीं है। देखो 3/2 1/2 बनाएगा, ये भी 1/2 बनाएगा, ये भी 1/2 बनाएगा। इनका चेक करते हैं। 6/9 कितना बनाएगा 2/3, 8/12 कितना बनाएगा 4 पे कट कर दो, ये भी 2/3, और 10/15 भी कितना बनाएगा 5 2 13 5 3 15। यानी कि T1 T2 के साथ सिमिलर है, T2 T3 के साथ सिमिलर है, और अब हमने चेक करना है T1 का और T3 का, यानी कि 3/9 4/12 और 5/15। देखो बच्चों आएगा ही आएगा, 1/3 1/3 1/3। अगर आपको ये और अच्छे एफिशिएंसी से प्रूफ करना तो आपको उसको थ्योरिकली भी प्रूफ कर सकते हो। और मैंने पहले क्वेश्चन सिखा भी रखा है, मैंने वो पिछले कुछ क्वेश्चन आए मैंने वहाँ पर सिखा भी रखे हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, लेट, मैंने 3 ट्रायंगल लेट कर लिए, T1 T2 ये सेट से हैं सच डेट T1 एंड T2 एंड T2 एंड T3 क्या हैं, ये रिलेशन में हैं। डेट मीन्स T1 सिमिलर है T2 के एंड T2 सिमिलर है T3 के। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से T1 भी सिमिलर होएगा T3 के, और T1 T3 भी कहाँ पर आएंगे, रिलेशन में आएंगे। ये बच्चों आपने काम तब करना जब ये क्वेश्चन 2 या 2 नंबर में आएगा, तब आपने वाला काम करना। अगर ये क्वेश्चन 3 या 3 नंबर में 4, 3 में तो खैर कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो आपने प्रॉपर थ्योरिकली प्रूफ करना पड़ेगा। थ्योरिकली इसका क्या है, मैंने आप पहले क्या मान लोगे, A1/A2 रेशो में मान लोगे, फिर दूसरे वाला ऐड कर लोगे, और इनमें से रिलेशन निकाल के आप तीसरे वाला प्रूफ कर दोगे। पहले क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पर करवाया था मैंने। ये क्लियर है बच्चों? ये होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। और चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा बोल के, लिखने आपने खुद से ही हैं, वो सिर्फ लॉजिक्स में इम्प्रूव करूंगा मैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है 14, हमारा रिलेशन R जो है वो डिफाइन है सेट A के अंदर। और सेट A क्या है, सभी पॉलीगन्स, यानी कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल से क्या बात होती है, मैथ में एक सेट होता है, वो सब सेट जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आती हैं। लाइक ट्रायंगल है गया, एक स्क्वायर है गया, एक रेक्टेंगल है गया। मतलब किससे होता है, इसका सिर्फ मतलब होता है साइडों से। इस वर्ड का मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड से। क्लियर है बच्चों? जैसे कि इसमें 3 साइड हैं, ट्रायंगल्स का एक ग्रुप हो गया, स्क्वायर्स का एक ग्रुप हो गया। हालांकि अगर बात करें आप पॉलीगन्स की बात करें आप, तो आप स्क्वायर रेक्टेंगल को एक ही बात मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर रेफरेंस दे रही हैं सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स में। इसमें भी 4 साइडें हैं और इसमें भी 4 साइडें हैं। तो उसने कहा, तो हमने कोई भी एक शेप उठा ली नंबर ऑफ साइड्स को ध्यान में रख के, तो बोलता है कि अपन 2 क्या उठा लिए, 2 शेप उठा लिए, P1 एंड P2। तो उसने कहा कि रिलेशन के अंदर वो तभी आएंगे अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि मान लो मैंने एक उठा लिया ट्रायंगल, एक उठा लिया मैंने स्क्वायर, तो क्या ये रिलेशन के अंदर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि P1 में क्या है, 3 साइडें हैं, P2 में कितनी साइडें आई, 4 साइडें आई, जो क्या कर रहे हैं, रिलेशन को फॉल्स कर रहे हैं। आपने शेप वही उठानी है, शेप के माप चाहे जो मर्जी हो, चाहे ट्रायंगल हो, मान लो एक ट्रायंगल है साइड्स 3 4 5, एक है 6 7 8। हमने कोई मतलब नहीं है साइड से, साइड की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है नंबर ऑफ साइड से। उसमें भी 3 साइड हैं, उसमें भी 3 साइड है, मतलब वो क्या है, वो रिलेशन के अंदर आ जाएंगी। तो बच्चों क्लियर सी बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर मैं कोई भी शेप उठा ली P, अगर मैं दोबारा से उसी की साइड चेक करूंगा तो वो कैसे बदल जाएंगी? क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव है। और दूसरा, अगर मान लो मैंने 2 शेप उठा ली P और R, अगर इनके अंदर साइड सेम है तो मतलब नंबर ऑफ साइड्स सेम है, तो बच्चों R के और P के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कैसे बदल जाएंगी, है ना? जैसे मान लो मैंने उठा ली 6 साइडें वाला,
ये भी सिंपल सी बात है, 6 वाला ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो डिफरेंट होंगे तभी डिफरेंट ढूंढेंगे। इन केस ऑफ सेम तो वहाँ आपको बताइए वो तो क्या होता है, सिमेट्रिक्स होता ही होता है। क्या बोला मैंने, अगर आप सिर्फ ए के ऊपर काम कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है, वो सिमेट्रिक्स होता ही होता है। हमने काम करना होता है अलग अलग के ऊपर, अलग अलग यहाँ पर कभी मिलने का ही नहीं। यहाँ पर हमेशा ऐसे ही ट्रायंगल मिलेंगे जिनमें सेम साइडें होंगी, 6 6 6 6। तो उल्टा करेंगे तो उल्टा होकर भी साइडें कैसे बदल जाएंगी। इसमें कितनी साइडें थी, 6। और कहाँ पर आइए रहा, इसमें 6 साइडें हैं। पी के अंदर कितनी साइडें थी, 6। और यहाँ पर भी कितनी साइडें हैं, 6 साइडें हैं। मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है, अगर आप दो शेप्स की साइडें काउंट करोगे ऑर्डर बदल गए, मतलब पहले आपने ट्रायंगल पी ने शेप पी की साइडें काउंट कर ली, फिर आपने आर की, आपने दूसरे केस में पहले आपने आर की काउंट की, फिर आपने पी की काउंट करी। इससे नंबर ऑफ साइड्स नहीं बदल सकती। कहने का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक्स भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे, मान लो आपने उठाया कोई शेप पी जिसके अंदर 3 साइडें हों। मान लो आपने कोई शेप उठाई पी आर, ये रिलेशन में है, मतलब साइडें सेम होंगी। साइडें मान लेते हैं 4 4। अब मान लेते हैं कि आपने उठाया पी आर टी, भी रिलेशन में है। ये एंड हो रहा है आर से, ये स्टार्ट हो रहा है आर से, तो आर के अंदर कितनी साइडें थी, 4। इसके अंदर भी कितनी है, 4। तो अब देखो ओवरऑल पी ओ टी के अंदर कितनी साइडें हैं, 4 4। मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है और ओवरऑल ये क्या है, एक इक्विवेलेंट रिलेशंस है। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई थिंक बच्चों में पिछले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कराना भूल गया है ना, इससे आगे वाला कोई बात नहीं, आप खुद से ट्राई करो एक बार, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया साइडों वाला। एस 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 से अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। खुद से ट्राई करना इसको, ये मैं कर ही देता हूँ नेक्स्ट वाला। तो बोलता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। वो कहता है कि सेट ए के अंदर से हमने एक सेट बनाना सभी एलिमेंट्स का, जो रिलेट किससे करेगा, जो रिलेट करेगा राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसके साइडें कितने कितने मेजर किए हैं, 3 4 5। यानी कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके साइडें कितने कितने किए हैं, 3 4 5। आपने एक ऐसा सेट क्रिएट करना जिसके अंदर वो सभी ट्रायंगल्स आए या सभी शेप्स आए जो इससे के साथ क्या करें, रिलेशन में आ जाए। रिलेशन में आ जाए मतलब सेम नंबर ऑफ क्या हो, साइड्स हों। बच्चों क्लियर सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितनी साइडें होती हैं, 3। तो मुझे ऐसी शेप का नाम बताओ जिसके अंदर 3 साइडें होती हैं। आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यानी कि आप क्या कहोगे, यहाँ पर ये सेट कौन सा आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा, ए सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है बच्चों। ये बोलता है कि आपने एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन। आपने प्लेन में से क्या उठा लिए, सेट उठा लिए। सेट कैसा, जिसके अंदर लाइनें हों, लाइक किसी भी प्रकार की लाइन हो। ये क्या हो गया, प्लेन। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। आपने सभी को एक सेट के अंदर रख लिया। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी लाइन को या किसी भी इक्वेशन को उठा सकते हो। रिलेशन कैसे डिफाइन है, आपने 2 उठाई लाइंस, लाइंस L1 क्या है, L2 के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है, और फाइनली ये अपनी बाद में ही सेकंड क्वेश्चन में सोल्व करना है इसका। तो बच्चे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। हर एक लाइन अपने पैरेलल तो होती ही होती है, ये किस डेफिनेशन अकॉर्डिंग कहा मैंने। हालांकि देखो मैथ में बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि कोई भी लाइन होती है वो अपने पैरेलल नहीं हो सकती, लेकिन मैथ में एक डेफिनेशन ये भी होती है जिसमें क्या होता है, पैरेलल की डेफिनेशन ये बोलती है कि पैरेलल लाइंस उसको बोलते हैं जिनके बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है, जिनके बीच में डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो जो है ये जो एक लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, मान लो मैंने उठा ली लाइन L1। अब मैंने चेक करना कि L1 के ही साथ की पैरेलल है या नहीं है। तो बच्चों तो हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, मतलब सेम रहेगा वो। तो क्या बन जाएगी, ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगी। और सेकंड है हमारा सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स में क्या होता है कि मान लो मैंने उठा ली, मैंने पहले मैं प्रॉपर एक प्लेन ड्रॉ कर रहा, ऐसा आपको समझ नहीं आने का। ये पहले मैंने उठा लिया, ये रहा प्लेन आपका X, ये रहा आपका प्लेन Y। हमें क्या करना है, सिमेट्रिक्स। बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब मैंने सेट उठा लिया L1 L2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर L1 L2 रिलेशन में है,
मतलब ये पैरेलल है। अब मुझे सोच के बताओ, क्या L2 L1 है रिलेशन में आने का मतलब, क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं है? बच्चों बिल्कुल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी तो पैरेलल होएगा, मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक्स है। अब क्या कर लेते हैं ट्रांजिटिव, उसके लिए मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ L3। लेट कर लेते हैं कि L1 L2 रिलेशन में है, मतलब L1 पैरेलल है L2 के। लेट कर लेते हैं कि L2 L3 भी रिलेशन में है, मतलब L2 पैरेलल है L3 के। मतलब क्लियर सी बात है, L1 किसके पैरेलल भी होएगी, L3 के भी पैरेलल होएगी ही होएगी। क्लियर है बच्चों? तो मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, वो बोलता है फाइंड द सेट, पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। आपने वो सभी लाइंस का सेट क्रिएट करना जो इससे रिलेट करे, मतलब इससे रिलेट करे, मतलब रिलेट का मतलब तो यहाँ पर पैरेलल हो जाए, वो क्या है, इससे पैरेलल होए। अब बच्चों आपने दो बातें समझनी है यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए। पहली बात तो ये जो है, ये तो देखो ग्राफ होता है, ये क्या होता है, जो एक्चुअल में ग्राफ होता है। जो इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट कैसे होती है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है इसकी 2x प्लस सी, या 2x प्लस, लाइक एग्जाम्पल देता है मैं 2x प्लस 3, ये मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपको नॉर्मल इक्वेशन दे दी। ये इक्वेशन ये किसकी होती है, यही लाइंस की इक्वेशन से होती हैं, जिसमें x को y की पावर क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो अब बच्चों आप जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनिए। अब मुझे ये चेक करना कि दो इक्वेशंस लिख दी मैंने, वो पैरेलल है या नहीं है, वो पैरेलल है या नहीं है, उनको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका होता है। आप ये चेक कर लो कि उनका स्लोप इक्वल है या नहीं है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो सिंपल सी बात है, उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होएगा। मैंने कहा इफ L1 पैरेलल टू L2, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल होएगा स्लोप ऑफ लाइन L2 के। क्लियर है बच्चों? और स्लोप क्या है, निकालते हैं ये सिंपल सी बात क्या है, जो भी आपको इक्वेशन दे किया उसमें से y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2x, यानी कि आपकी इक्वेशन आ गई माइनस के 2x प्लस के 6। अब हमने यहाँ से स्लोप निकालना, स्लोप क्या होता है, जो x के साथ होता है। पहले आपने क्या करना, पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है आप उसमें से सिर्फ y की वैल्यू निकालो x के टर्म में, और फिर आप ये देखो कि x के साथ कौन है, जो x के साथ उसका कोफिशिएंट है वही क्या होता है, अपना स्लोप होता है। इसका स्लोप आ जाएगा -2 आ जाएगा। पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनको स्लोप क्या होता है, सेम होता है। हालांकि ये +1 का कॉन्सेप्ट है, +1 का चैप्टर है एक, अगर आपको पढ़े हो अपने लाइन एंड स्लोप, ये वहाँ से लिया गया है कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमने वो सभी लाइनें बनानी है जो इसके पैरेलल हों, 2x प्लस 4 y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो वो सेट बनेगा लाइनों का। y इज इक्वल टू, हमने क्या ध्यान रखना, लाइन पैरेलल हो, मतलब स्लोप क्या हो, सेम हो, मतलब 2x तो सेम का सेम आएगा। बदलेगा कौन, 4 बदलता रहेगा। जहाँ पर c क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर, c बिलोंग करेगा, यह है बिलोंग का साइन रियल नंबर से, c चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर तो ये क्या बन गया, आपका सेट बन गया सभी इक्वेशंस का, जो इक्वेशंस इसके क्या हैं, पैरेलल हैं। क्लियर है बच्चों? फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1, c की वैल्यू कितनी उठा ली मैंने, 1 उठा ली, या फिर 2x प्लस 2, या फिर 2x प्लस 3, जो आपका मन करे यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि सेट बन गया पूरा भी ये। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं बच्चों, क्लियर सी बात है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब बिल्कुल वो ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप से क्या मतलब है, आप एक काम करो, एग्जांपल के तौर पे आप अपने फ्रेंड की एक मैथ की बुक लो, सेम कंपनी की, लाइक मैंने बोल दिया एनसीईआरटी की ले लिया आपने बुक, फ्रेंड F1 की आपने कोई बुक ले ली एनसीईआरटी की। आप एक काम करो, आप एक फ्रेंड से वही बुक लो, वही मैथ की बुक। अगर आपने इन दो बुक्स को एक के ऊपर एक रख दिया तो आप क्या सोचते हो, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप का क्या मतलब है, ये जो मार्जिन है साइडों का, जो साइडों का मार्जिन है बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, कुछ भी साइडों में निकलने कैसे करके। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब वो बिल्कुल एक दूसरे को बराबर मार्जिन पे ढक लेती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई भी ओवरलैप नहीं करती बाहर की तरफ। अब आपने क्या बात ध्यान रखनी है, बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, ट्रायंगल T1 अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
T2 के। इसको चेकआउट करने की कई प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सिमिलर में होती हैं AA, ट्रिपल ए, SAL, ऐसे इसमें भी कई होती हैं। आपने बस ध्यान रखना SSS रूल से। ये SSS रूल क्या बोलता है कि अगर इस ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ट्रायंगल उठा लिया एक ये मैंने ले लिया 2 4 5 2 4 5 और मैंने ये ले लिया 2 4 5। अब देख पा रहे हो ये साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड ये इसके इक्वल, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल, मतलब ये ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उसने कहा अपन ने एक सेट उठा लिया टी, किसका, सभी ट्रायंगल्स का। रिलेशन क्या है, रिलेशन के अंदर आप क्या उठाओगे, दो ट्रायंगल उठाओगे T1 एंड T2। T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। तो क्लियर सी बात है बच्चों, हर एक ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट तो होएगा ही होएगा। अगर मैंने सेम ट्रायंगल को, यही देखो मैंने 2 बार लिख दिया, इसी ट्रायंगल को दोबारा लिख दिया मैंने, क्या इसकी साइडिंग मेजर बदल देगा? अगर 2 सेंटीमीटर है 2 ही रहेगी ना ये, अगर ये 4 है तो ये 4 ही रहेगी, अगर ये 5 है तो ये 5 ही रहने वाली है। मतलब SS रूल काम कर जाएगा, मतलब हर एक ट्रायंगल आप लोग कॉन्ग्रुएंट बनेगा ही बनेगा। अब उल्टा देख लेते हैं, ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। तो बच्चों क्लियर सी बात है, T2 भी तो T1 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? उनके मेजर फुट ना बदल जाएंगे। अगर पहले वाले ट्रायंगल के साइड हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं, दूसरे वाले की कोरस्पॉन्डिंग साइडों के इक्वल है, तो दूसरे वाले की कोरस्पॉन्डिंग साइडें भी तो पहले वाले के कोरस्पॉन्डिंग साइडों के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, अगर रिलेशन में T1 T2 है तो T2 T1 भी होएगा। चलते हैं तीसरे की तरफ, फाइनल की तरफ चलते हैं कि मान लेते हैं T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और साइडें मान लेते हैं 3 4 5, तो उसकी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं। और T2 T3 उठा लिया मैंने, ये भी रिलेशन में है। T2 क्या था, 3 4 5 वाला, तो ये भी क्या उठाना पड़ेगा, 3 4 5। अब हमने चेक करना है T1 T3 के। बच्चों आप देख सकते हो इसमें साइडें क्या हैं, 3 4 5 सेंटीमीटर की, इसमें भी कितनी है, 3 4 5 की। मतलब T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब रिलेशन क्या बनेगी आपकी, इक्विवेलेंट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्लियर है, L विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन। जो L है वो सेट है सभी लाइंस प्लेन में से उठा लिया अपने, सभी लाइंस। रिलेशन R गिवन है, आपने 2 लाइनें उठाई L1 L2 एंड L1 पैरेलल होएगी L3 की। इसको बस मैं आपको समझाऊंगा ये ग्राफ पे ही। पहले मैं बात कर रहा किसकी, पहले मैं बात कर रहा रिफ्लेक्सिव की। हमने बात करनी है सिर्फ सेम लाइन की, L1 की। तो बच्चों क्लियर सी बात है, L1 लाइनें रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएंगी, मतलब सेम लाइन अपने ही परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब 2 लाइनों के बीच में 90 का एंगल बनता है। यहाँ पर एंगल 90 कैसे बन जाएगा, सेम लाइन के बीच में। यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, बल्कि यहाँ पर एंगल यह मान लेते हो आप, या तो एंगल यहाँ 0 का बनेगा या फिर यहाँ पर एंगल 180 का बनेगा। हालांकि 180 का बनने वाला एंगल तो यहाँ पर 90 का एंगल कैसे बन जाएगा। सेकंड देखते हैं, मान लो मैंने लेट कर लिया कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब L1 के L2 के बीच का 90 का एंगल है। तो क्या L2 और L के बीच में 90 का एंगल नहीं है? यहाँ पर डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर मैंने L2 का नाम पहले बोल दिया तो भला वो एंगल कैसे बदल जाएगा, एंगल 90 ही रहने वाला, मतलब ये सिमेट्रिक्स भी है। अब ट्रांजिटिव आप ध्यान से देखना, पहले मैं उठाता हूँ L1 L2, इधर आपका L1 मैंने लेट कर लिया, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। अब आपने L2 L3 लेट करना, तो आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो L2 की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिए, इनके बीच में 90 का एंगल है और इनके बीच में भी क्या है, 90 का एंगल है। ये है L3। अब बच्चों L1 L2 रिलेशन में है बिकॉज 90 का एंगल, L2 L3 भी रिलेशन में है बिकॉज 90 का एंगल। क्योंकि बच्चों आप ये देखो कि L1 और ये L3 के बीच में 90 का एंगल कैसे बन जाएगा, ये पैरेलल बनेंगे आपस में, है ना। किस रूल से बोल देता हूँ फिर भी मैं, आपको याद करो 9th क्लास में आपने चैप्टर रीड किया था एक लाइन एंड एंगल, और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का। आगे आपने बताना कि यहाँ पर रूल कौन सा रहेगा, यहाँ से रूल का क्या नाम है जिससे क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे, वो आपने खुद बताना। मेरे कहने का बस ये मतलब फाइनल कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ओवरऑल ये इक्विवेलेंट नहीं बनेगी, ये रिफ्लेक्सिव भी है
नहीं सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिर्फ सिमेट्रिक्स है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। होप है बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।